बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या चीज़ है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन के बाद हम इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि फ्रिक्शन एक फोर्स है, फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। यानी कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो मोशन करते हुए अजसाम को रोकती है। तो ऐसी फोर्स को, ऐसी चीज़ को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें कि किस तरीके से फ्रिक्शन मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करती है या रोकती है। मिसाल के तौर पर जब आप एक गेंद को फेंकते हैं, फेंकने के बाद वो थोड़ी देर मूव करने के बाद रुक जाती है। या इसी तरीके से अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक जो साइकिलिस्ट है, अगर वो साइकिल के पैडल मारना छोड़ दे तो उसके बाद थोड़ी देर साइकिल चलने के बाद साइकिल रुक जाती है। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि नेचर में कोई ऐसी फोर्स पाई जाती है जो चलते हुए अजसाम, हरकत करते हुए जिस्म या जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको रोकने की कोशिश करती है या रोक देती है। तो ऐसी फोर्स को हम नाम देते हैं किसका? फ्रिक्शन का। इसकी एग्जांपल पहले लिख लेते हैं। एग्जांपल्स में आ जाते हैं। सबसे पहली एग्जांपल, बॉल स्टॉप्स आफ्टर मूविंग, आफ्टर मूविंग। और इसके अलावा हमने एग्जांपल ली है, एक साइकिलिस्ट जो होता है, साइकिलिस्ट स्टॉप्स द पैडलिंग, जब इसके पैडल मारना छोड़ देता है उस वक्त भी क्या हो जाती है, उसकी साइकिल जो होती है वो रुक जाती है। तो इसका मतलब है कोई ऐसी फोर्स है जो इसको रोक रही है। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन वाली एग्जांपल बन सकती है कि जब भी कोई बॉडी मूव करता है उसके रिएक्शन के तौर पर, उसके अपोजिशन के तौर पर एक और फोर्स अमल करती है। उस अपोजिंग फोर्स को हम नाम देते हैं फ्रिक्शन का। अब इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। और इसके अलावा फ्रिक्शन की जो फोर्स है वो डिपेंड करती है, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स करती है, नंबर वन, एक तो नेचर ऑफ द सरफेस पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सरफेस, पहली बात नेचर ऑफ सरफेस। दूसरी चीज़ जो है इसमें वो है प्रेसिंग फोर्स पर, प्रेसिंग फोर्स। अब इन दो चीज़ों के बारे में हम बताएंगे कि किसी भी बॉडी की जो फ्रिक्शन है, जब भी हम किसी बॉडी को पुल करते हैं या पुश करते हैं, किसी भी बॉडी को जब हम स्लाइड करते हैं उस वक्त उसकी फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कम या ज़्यादा होती है इन दो फैक्टर की बिना पर। सबसे पहले नेचर ऑफ द सरफेस और दूसरी चीज़ जो है प्रेसिंग फोर्स। अब नेचर ऑफ सरफेस से क्या मुराद है कि जब भी बाज़ का ये जो फ्रिक्शन होती है मैटर की हर स्टेट में पाई जाती है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेज है या प्लाज्मा। लेकिन अब जो हम फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं ये सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहे हैं। अगर हम सॉलिड ऑब्जेक्ट को देखें कि हर जिस्म की जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, एक दूसरे के लिहाज से डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ होती है। तो डिफरेंट सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो भी मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने पाम को, अपनी हथेली को मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर रब करें तो उसके अंदर फ्रिक्शन की जो क्वालिटी है वो भी डिफरेंट होगी। मिसाल के तौर पर आप अपने हाथ को रब करते हैं कलीन के ऊपर, गिलास के ऊपर रब करते हैं, या इवन कि आप ब्रिक या ईंट के ऊपर रब करते हैं, तो आप फील करेंगे कि जो ज़्यादा हमवार हैं, स्मूथ हैं, उसके अंदर फ्रिक्शन कम होती है। शीशे के ऊपर या गिलास के ऊपर
यही बन के ये जो वाइट बोर्ड है ये हमें बिल्कुल स्मूथ नज़र आ रहा है, हमवार नज़र आ रहा है। इसके ऊपर अगर हम रब करते हैं तो फ्रिक्शन की फ़ोर्स हमें कम महसूस होती है, जबकि उसके मुकाबले में कि जो अगर हम इसको रब करें, ज़मीन के ऊपर रब करें या ईंट के ऊपर रब करें, वहाँ पर हमें फ्रिक्शन की फ़ोर्स का ज़्यादा सामना करना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ कि फ्रिक्शन की फ़ोर्स जो स्मूथ सरफेस होगी, हमवार सरफेस होगी, उसके ऊपर कम से कम होती है, जबकि जो रफ़ सरफेस होती है, खुरदरी सरफेस होती है, उसके ऊपर फ्रिक्शन की फ़ोर्स ज़्यादा होती है। ये तो हो गया पहला फैक्टर। अब आते हैं दूसरा फैक्टर जो है प्रेसिंग फ़ोर्स, कि प्रेसिंग फ़ोर्स, दबाव डालने वाली जो फ़ोर्स है उसके ऊपर भी फ्रिक्शन डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पर अब ये मेरे पास एक बुलाक है जी, बुलाक है, इसके ऊपर हम किसी चीज़ को स्लाइड करना चाहते हैं। अब होगा क्या कि इसका प्रेसिंग फोर्स हम जितना भी बढ़ाएंगे, फर्ज करो इसका वेट पहले है 5 kg है, तो इसकी फ्रिक्शन कुछ और होगी। अगर मैं इसका वेट और बढ़ा देता हूँ, इसका मास और बढ़ा देता हूँ, इसकी बजाय मैं कर लेता हूँ 10 kg कर देता हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि वेट बढ़ाने की वजह से, मास इसका बढ़ाने की वजह से इसके ऊपर प्रेसिंग फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, फ्रिक्शन ज़्यादा पड़ेगी। आप देखते हैं कि जो भारी अजसाम होते हैं उनको स्लाइड करना, उनको ड्रैग करना, उनको घसीटना ज़्यादा मुश्किल होता है। वजह क्या है? वो अपने वेट की वजह से ज़्यादा प्रेस कर रहे होते हैं सरफेस को, जबकि उसकी निस्बत कि जो हल्के अजसाम होते हैं, लाइटर ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको स्लाइड करना ज़्यादा ईजी होता है। तो इससे भी ज़ाहिर होता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू किसी भी बॉडी को प्रेस करने से या प्रेसिंग फोर्स की वजह से बढ़ाया जा सकता है, या हम उसका प्रेशर कम करें। ये देखें, मैं इसके ऊपर प्रेस कम कर रहा हूँ तो मैं अपने जो हाथ है इसको बड़ी आसानी के साथ मूव करा सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देता हूँ तो अब इसके ऊपर मूव करना मेरे लिए मुश्किल है। वजह क्या है कि हमने इसके ऊपर प्रेसिंग फोर्स को बढ़ा दिया है। ये दो फैक्टर हो गए। अब फ्रिक्शन के बारे में हम मज़ीद पढ़ते हैं कि फ्रिक्शन ऐसी कौन सी चीज़ है जो बॉडी को मूव करने से रोकती है। अगर हम किसी भी बॉडी को देखें, कोई भी जिस्म जो हमें ज़ाहिरी तौर पर स्मूथ नज़र आता है लेकिन होता नहीं है, वजह क्या है? अगर किसी भी सरफेस को हम खोल के देखें, मैक्रोस्कोप लगाकर देखें किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर हम उसको खोल के देखें, अंदर से उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, तो हमें उसके अंदर इस तरह की साख्त नज़र आती हैं, पिट्स एंड बम्प्स। इनको हम कहते हैं पिट्स एंड बम्प्स, पिट्स एंड बम्प्स। उर्दू में अगर इसका मतलब ले, उभार और गड़े, उभार और गड़े पाए जाते हैं। यानी कि हर सरफेस जो ज़ाहिरी तौर पर हमें बिल्कुल हमवार या स्मूथ नज़र आती है लेकिन वो हकीकत में होती नहीं है, उसके अंदर इस तरह के पिट्स एंड बम्प्स पाए जाते हैं। जब भी हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं तो ये पिट्स एंड बम्प्स आपस में टकरा जाते हैं। इस वजह से जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक बुलाक है जी, उसके ऊपर हमने कोई बॉडी रखा हुआ है। अब अगर हम इसका कांटेक्ट पॉइंट देखें, ये वाला कांटेक्ट पॉइंट, इस कांटेक्ट पॉइंट को अगर हम देखते हैं मैक्रोस्कोप के ज़रिए से, तो वहाँ पर हमें पिट्स एंड बम्प्स की एक सीरीज़ नज़र आएगी, एक लाइन नज़र आएगी। यानी कि उसके अंदर एक तरह के क्रस्ट और ट्रफ बने होते हैं एक सरफेस के। फ़र्ज़ करें ये ऊपर वाला जो बुलाक रखा हुआ है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह की बनी हुई है, और जबकि नीचे वाला जो है उसके अंदर भी पिट्स एंड बम्प्स आ रहे हैं। तो इस पिट्स एंड बम्प की सीरीज़ को हम नाम देते हैं कोल्ड वेल्ड्स का। यानी कि ये पिट्स एंड बम्प्स आपस में मिलकर एक जो सीरीज़ बना देते हैं, उस बॉडी को आपस में जोड़ने में मदद देते हैं।
इस हिस्से को हम नाम देते हैं कोल्ड बेड्स का। तो इस बात से हमें अंदाज़ा लगा कि वाकई कोई भी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन कोल्ड बेड्स की वजह से, पिट्स एंड बम्प की वजह से वो बॉडी को मूव करने से रोकते हैं, रुकावटी फोर्स डालते हैं, जिसको हमने नाम दिया हुआ है फ्रिक्शन की फोर्स। फ्रिक्शन की फोर्स को आप प्रेसिंग फोर्स का नाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा अब हमने पढ़ा हुआ है कि एक्शन का रिएक्शन भी होता है। फर्ज करें इस जिस्म का जो वेट है वो डाउनवर्ड अमल कर रहा है, जबकि इसका जो रिएक्शन है वो अपवर्ड अमल कर रहा है। अब कोई भी जिस्म, उसकी जो फ्रिक्शन की फोर्स होती है एक ख़ास लिमिट तक होती है, ख़ास हद तक होती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। मतलब कोई भी बॉडी जिसको आप पुश करना चाहते हैं या पुल करना चाहते हैं वो एक ख़ास लिमिट में होता है, उससे उसको आगे नहीं किया जा सकता, एक ख़ास लिमिट। यानी कि आप लिख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन is called force of limiting friction, force of limiting friction। उसको हम ज़ाहिर करते हैं F और इसको स्मॉल s के साथ। अब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को समझना है आपने कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। कि फ़र्ज़ करें कोई भी बॉडी जो रेस्ट में है, आप उसको मूव करना चाहते हैं, वो एक ख़ास हद तक तो रेजिस्ट करेगा, एक ख़ास लिमिट तक तो करेगा। यानी कि वो जो आखिरी हद होती है, आखिरी लिमिट होती है, वो मैक्सिमम वैल्यू जो फ्रिक्शन की होती है, हम उसको नाम देते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का। और ये डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पर कि जितना उसका रिएक्शन होगा, जितना उसके ऊपर प्रेसिंग फोर्स होगी, उतना ही लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर हम एक इस्तेमाल करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हम इसको ज़ाहिर करते हैं म्यू के साथ। अगर हम इसका फार्मूला बनाना चाहें कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, इसका फार्मूला क्या बन सकता है, तो ये बन जाएगा म्यू, ये यू नहीं बोला जाएगा, इसको म्यू पढ़ेंगे। ये बन जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का सिंबल ओवर आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ओवर आर आ जाएगा। यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दो चीज़ों के दरमियान रेशो है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान। अगर हम इसमें से फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को अलग करना चाहें तो आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एफ एस इज़ इक्वल टू म्यू आर। अब क्योंकि हमने पढ़ा है कि नॉर्मल रिएक्शन और जो वेट होता है किसी भी बॉडी का वो बराबर होता है, तो यहाँ पर आप आर की वैल्यू लिख सकते हैं कि आर जो होता है वो डब्ल्यू के बराबर, और हमें पता है डब्ल्यू का फार्मूला जो होता है वो एम जी के बराबर होता है। तो जहाँ पर आपने आर लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिख देंगे एम जी। तो ये बन जाएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एम जी आ जाएगा। यानी कि फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और वेट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाती है। यानी कि इस फार्मूले से आप किसी भी बॉडी की फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। ये तो था फ्रिक्शन के हवाले से सारी बातें। और इसके अलावा रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें फ्रिक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ज़मीन पर चलने के लिए हमें फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ती है। आप देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो हमारे पास मार्बल वाला फ़र्श होता है, हम उसके ऊपर अगर उसके ऊपर पानी भी पड़ा हुआ है, वेट है, वो गीला है, तो उसके ऊपर चलना हमारे लिए मुश्किल होता है। बानिस्बत उसके हम ज़मीन के ऊपर चलें या सड़क के ऊपर चलें, वहाँ पर ग्रिपिंग फोर्स जो होती है वो हमारे लिए ज़्यादा होती है। और इसी तरीके से आपने देखा होगा ये जो प्लेयर्स होते हैं, फुटबॉलर्स हो गए या क्रिकेटर वगैरह या एथलीट्स वगैरह, उनको भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब उनके अगर आप शूज़ चेक करें तो आप देखते हैं कि वो नोकदार होते हैं ताकि उनकी जो ग्रिप है वो ज़मीन के ऊपर अच्छी पड़े। इस वजह से वो किसी भी जगह पर अचानक किसी भी जगह पर रोकना हो तो रोक सकते हैं। अगर ऐसा ना हो, अगर उनके शूज़ जो हों वो फ्लैट हों, बिल्कुल हमवार हों, तो उनके फिसलने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है।
आई होप फ्रिक्शन का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके हवाले से कोई भी आपने सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हैं। शुक्रिया।